सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के मैथ के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारा कराया जा चुका है, बहुविकल्पी प्रश्न कराया जा चुका है और आपके प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उसको भी कराए जा चुके हैं। तो दोस्तों, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न बचा था, तो इसको हम करा देते हैं। जैसा कि आपको अवगत होगा कि आपका परीक्षा का डेट आ चुका है। 8, 9, 10 सेकंड सेमेस्टर का है और 11, 12, 13 फोर्थ सेमेस्टर का है। ठीक है। तो आप अब लग जाइए, बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि अभी आप बीच में न्यूट्रल हो गए थे, तो लग रहा था कि एग्जाम का कुछ क्लियर तो था नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हर आदमी उसमें, अगर एग्जाम का पता नहीं रहेगा तो कैसे, कब तक कैसे पढ़ाई करता रहेगा। तो चलिए हम लोग विदाउट टाइम को इन्वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है। वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। चित्र आपको यहाँ दिया गया है, कह रहा है दिए गए चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है। ए बी सी और डी क्या है, एक वर्ग है। वर्ग की भुजा दी है 7 सेंटीमीटर। जो ये वर्ग की भुजा है, देखियो, अगर वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपको पता होगी कि वर्ग की चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। अगर ये 7 होगा तो ये 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपको पता होगा कि वर्ग की कहीं से भी भुजा खींच दीजिए। जैसे अगर आप यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से ऐसे, तब भी वो कितना होगा, 7 ही सेंटीमीटर होगा पूरे वर्ग में। और अगर हम इस वृत्त के बीचों बीच ले जाकर के वर्ग की दोनों भुजाओं से मिलाएंगे, तब भी इसकी लंबाई कितनी होगी, 7 ही सेंटीमीटर होगी। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा, अगर हम बीचों बीच वर्ग की दोनों भुजाओं से मिलाते हैं तो वृत्त वहीं पे छू रहा है, टच कर रहा है। देखिए, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। तो जब इसके हम बीचों बीच मिलाते हैं, केंद्र से लेकर के जाते हैं, तो ये भुजा पूरी यहाँ मिल गई। तो अब इस पूरे भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी हो गई, 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी पता होगा कि वृत्त के केंद्र से अगर कोई भुजा होकर के जाती है, दोनों वृत्तों की परिधि को छूती है और केंद्र से जाती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि वो व्यास कहलाता है। यानी व्यास बराबर दे रखा है किसना, वृत्त का व्यास बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या आर निकाले तब, तो व्यास का क्या हो जाता है, आधा होता है त्रिज्या, तो 7 का बटा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी त्रिज्या पता हो गया। अब जब त्रिज्या हमारा पता हो गया, तो कह रहा है वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। किसकी, वृत्त की परिधि की। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला बताया गया है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर, यही होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 हम रख देंगे। और इंटू आर का मान कितना है, आर का मान 7 के बटा ये दे रखा है 2। यहाँ से त्रिज्या हम निकाल लिए हैं। तो 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना, वृत्त की परिधि कितनी आई, 22 सेंटीमीटर। इतना आसान प्रश्न है, बताइए क्या दिक्कत है। हमको तो नहीं लगता कि प्रश्न कोई बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट है। बस आपको एक चीज क्लियर करना था कि हमें मैटर ये फंस रहा है कि वर्ग की भुजा दे रखा है, तो यार अगर वर्ग की भुजा दे रखा है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, ये नहीं पता है। लेकिन आपको पता इतना होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं अगर बराबर है, तो अगर वर्ग के दोनों भुजाओं को कहीं से भी मिला दीजिए, चाहे ऊपर से मिलाइए चाहे ऐसे नीचे से इधर से भी मिलाएंगे, तब भी इसकी कितनी होगी, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, 7 ही सेंटीमीटर होगी। अगर वो केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर के जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो उसका डायमीटर होगा। दैट मीन्स कह सकते हैं उसका क्या होगा, व्यास होगा। और व्यास का आधा आपका त्रिज्या होता है। बस हमको त्रिज्या तो पता करना था, आर की वैल्यू पता हो गई, हमारा सवाल आ गया कि ये 22 सेंटीमीटर के आगे वृत्त की परिधि। ये पहला प्रश्न आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी, सॉरी सॉरी, नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है। देखिए, ए बी और सी बड़ा वाला त्रिभुज। त्रिभुज ए बी के मध्य बिंदु डी, यानी इस ए बी के, ये वाले, इसके इसके ए बी के मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे है मध्य बिंदु डी। इसको क्या मान लिया गया, डी मान लिया गया।
और AC के, इस AC के मध्य बिंदु को क्या मान लिया गया, इस AC वाले के मध्य बिंदु को क्या मान लिया गया, E मान लिया गया। यानी इन रेखाओं का बीचों बीच क्या है, D और E हो गया। E मिलाया जाता है, जब मिला देंगे D और E को मिला देंगे तो D में बन गया। अब कह रहा है यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर हो, ध्यान दीजिएगा BC की माप कितनी हो गई, ये वाली दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो DE की माप क्या होगी, बताइए। अगर आधे पे किया गया है, आधा कर दिया गया है, तो कह रहा है BC का दिया है तो DE का पूछ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा जो संबंध बनेगा, डी की माप क्या होगी तथा BC और डी में संबंध क्या है, यानी BC और डी में संबंध, BC और डी में संबंध क्या है। तो चलिए देखिए, ये समरूप त्रिभुज जैसा हो जाएगा, एक है छोटा वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला हो गया, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये ऐसे वाला हो गया, है ना। यानी बड़ा वाला त्रिभुज क्या नाम होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा, और छोटे त्रिभुज का क्या नाम होगा, ए होगा और डी होगा और क्या होगा, ई होगा। अब अगर समरूप त्रिभुज बन गया, समरूप त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, ये डी जो है ना, ये वाली जो ये डी है, इसकी इस वाले के आधा होगी, क्यों, क्योंकि आधे में बनाया गया, जब आधे बनाया गया है तो इसका आधा ये होगा, तो हम ये कर लेंगे कि BC इक्वल टू क्या, 2D, यानी हम कह देंगे जो BC है ना, ये 2D के बराबर है, जब जितना बराबर 2D खींचेंगे उतने के बराबर BC होगा। तो पूछ किसका मान पूछ रहा है, माप पूछ रहा है, D का माप पूछ रहा है। तो अगर हम D का मान निकालेंगे, D की वैल्यू करेंगे, DE इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दो यहाँ इसके भाग चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं BC के बट्टा क्या लिख सकते हैं, 2। और आपको पता होगा कि BC की वैल्यू दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो 6 के बट्टा आप 2 कर लीजिएगा, 2 तिहाई के 6 यानी 3 सेंटीमीटर, मान एक तो आ गया, एक किसका मान आ गया, डी की वैल्यू आ गई, तो हम दिखा देंगे डी ई इक्वल टू क्या, 3 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आपका आ गया, एक आंसर ये हो गया। लेकिन दूसरा कह रहा है BC और डी में संबंध, क्या BC और डी में संबंध, यहाँ लिख लीजिएगा BC व DE में संबंध। अब देखिए BC और डी में संबंध क्या होगा, यानी इस BC और इस D में संबंध पूछ रहा है, इस वाले त्रिभुज में पूछ रहा है। तो देखिए हम ऐसा कर दें, BC के बटा क्या कर दें, D कर दें, और AB के बटा क्या कर दें, देखिए दिखा लेते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजाएं आपस में समरूप हो सकती हैं, तो समानुपात हो जाएगा। तो BC के बटा क्या कर लेंगे, ये D, ये वाला आधार के बटा आधार, यानी DE, और बराबर क्या, ए बी, इसको इधर दिखा दीजिए, ए ये वाला बड़े वाले त्रिभुज से देख लीजिए, ए बी के बटा क्या, ए सी, ये वाला इसी त्रिभुज से दिखा लीजिएगा। क्योंकि देखिए ए क्या है, ए दोनों के लिए वही है, ए दोनों के लिए वही का काम कर रहा है, ए यानी छोटे त्रिभुज के लिए भी बड़े त्रिभुज के लिए भी। तो हम इसी वाले त्रिभुज से अगर देख लेंगे, तो BC के बटा हम D दिखा सकते हैं, बराबर AC के बटा या AB के बटा क्या, AC, ये AB के बटा क्या हो जाएगा, AB के बटा AC, ये 2 नंबर का प्रश्न है, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। यही BC और D में संबंध, BC और D में संबंध हो गया किसका, AB और AC का हो गया। ठीक है, ये संबंध अगर ये प्रश्न आएगा तो हूबहू बिल्कुल यही प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है, क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा है, पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है, अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये होती है, देखिए फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √3/2 × a। ये अगर आप याद किए हैं, फार्मूला है आपका, ये अगर फार्मूला आपको याद है तो बड़े आसानी से एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप सीरीज के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो आपको पागल बना देगा। वो इस तरीके से लगाया हुआ है कि आप उसमें उलझ जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का ये फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ से ऊंचाई का मान दिया है कितना रख दीजिए, 3√3 ऊंचाई की वैल्यू दे रखा है, और बराबर ये होता है 3/2 इंटू, यहाँ से आप भुजा निकालेंगे, √3 से √3 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई,
तीन दूनी के छह, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तीन दूनी छह। ए की वैल्यू कितनी आ गई? छह। जब आपकी भुजा आ गई तो भुजा की ही तो जरूरत थी। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, इस समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4, ये होता है, बताया गया है कई बार। तो भुजा ए की वैल्यू कितनी है? 6 × 6 और इंटू अंडर रूट 3 के बटा 4। दो तिहाई 6 और दो दूनी 4, फिर दो से, दो तिहाई 6, तो आया कितना? 3 × 9, आ गया 9√3। ये क्या क्षेत्रफल है? तो दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अगर आपको फार्मूला याद रहा ना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला यही होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपका ये याद रहेगा तो तुरंत 1 मिनट भी सवाल लगाने में नहीं लगेगा, आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये, और नहीं तो आप सीरीज में तो ऐसा मान मान करके लगा रखा है कि आप परेशान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा यक्स घाते 4y माइनस यक्स वाई घाते 4 का गुणनखंड कीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? आप इसमें देखिए यक्स घाते 4y और यक्स वाई घाते 4, देखिए कॉमन ले लीजिए। कॉमन में क्या होगा? इसमें भी यक्स है, इसमें भी वाई है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी वाई है, तो कॉमन क्या लेंगे? सबसे छोटी घात। तो इसमें इसमें यक्स और वाई वाले में सबसे छोटी घात किसका है? वाई का है, वाई घाते 1। और इस वाले पद में देख लीजिए, इस वाले पद में यक्स और वाई की छोटी घात क्या है? यक्स है, तो यक्स कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या? यक्स घाते 3 और माइनस क्या बच जाएगा? माफ करिएगा, यक्स घाते, यहाँ वाई कम हुआ तो यक्स घाते 4 बचा रहेगा। माफ करिएगा, यक्स घाते 4 और माइनस, यहाँ से ये यक्स निकल गया तो क्या बचा रह गया? वाई घाते 4। नहीं नहीं, एक मिनट, गलत हो रहा है, कहाँ से गलत हो जा रहा है? देखिए यक्स और वाई दोनों में कॉमन है, यक्स और वाई जब आप कॉमन ले लिए, एक यक्स एक यक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा? यक्स क्यूब बचा। हाँ बिल्कुल, यक्स क्यूब बचा। और कितना बचा? वाई से तो वाई कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर यक्स और वाई कॉमन लिए, तो एक यक्स से एक यक्स कैंसिल हो गया, एक वाई, वाई घाते 4 में से एक वाई भी निकल जाएगा, तो माइनस कितना बच जाएगा? वाई घाते 3, ये हो गया। अब इसका फार्मूला होता है, अब ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है कि एक ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, और अगले कोष्टक में एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला होता है। इस सरसंख्या का फार्मूला होता है इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसका फार्मूला है। यहाँ देख लीजिए आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पांचवा नंबर कह रहा है 121 प्लस 64 माइनस अंडर रूट में 0.04 प्लस 0.16 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? वर्गमूल ले लीजिए, बस वर्गमूल लेकर के जोड़ घटा दीजिए, बात वैल्यू हो जाएगी। तो 121 इसका वर्गमूल है 11 का है, 64 किसका है? 8 अठाई 64 हो गया, माइनस 0.04 किसका है? ये 0.2 का वर्गमूल है, पता होगा आपको। और प्लस ये किसका है? 0.4 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.4 का हो जाएगा, 16 है तो 0.4 का हो गया। ठीक, ये हो गया। पेन को चेंज कर दे थोड़ा सा, ये थोड़ा थिकनेस बढ़ जाए। चलिए देखिए क्या हो गया, अब इसको जोड़ दीजिए, या आप इसको पहले क्या कर लीजिए कि 11 है, जो जुड़ने वाला है उसको जोड़ दीजिए, 11 है, और ये इसको जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, तो 11 8 कितना? 19 हो गया, और माइनस 0.2 और प्लस 0.4, तो 19 में अगर जोड़ देंगे तो या तो फिर इसको घटा दीजिए, 0.2 और 0.4 घटाएंगे तो 19 दशमलव 0.2 गया तो कितना आएगा? आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? अब प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0.2 में से जब 0.4 घटाएंगे 0.2 आ जाएगा, तो कितना हो गया? 19.2, यही आंसर हो गया। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम चल रहा है, सही से इरेज, चलिए इसी पर। चलिए
ये हो गया। 5 नंबर प्रश्न हो गया, 2015 में पूछा गया है कुछ नहीं। अगला देखिए, कह रहा है, एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रख लीजिएगा। फार्मूला आपका M1D1 बराबर M2D2, इसको याद रखिएगा। M1 कहाँ, जहाँ M1 क्या है, M1 बराबर मजदूर, मजदूर या व्यक्ति जो भी है, मजदूर, और डी फॉर दिन, डे जिसको बोलते हैं। ठीक। तो M1 पहले वाले में देखिए, काम क्या होता है, 30 मजदूर कर रहे हैं, 30, और कितने दिन में, 16 दिन में, बराबर M2 इधर कितना हो गया, 12 मजदूर हो गया, 12, और D2 यही पूछ रहा है कितने दिन में, तो यानी D2 पूछ रहा है। तो देखिए, काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, फिर 3 से 3 दहामा 30, तो कितना आया, 10 चौके 40, कितना आ गया, 40, G2 की वैल्यू 40। यानी कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में, 12 मजदूर 40 दिन में कर देंगे, 40 दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसकी आंसर कितना आ जाएगा, 40 डेज, 40 डेज, है ना, ये चीज हो जाएगी। बस ये फार्मूला याद रखिएगा, M1D1 बराबर M2D2। अगर घंटा, दिन और घंटा दे दिया, तो उसके लिए फार्मूला ये करिए, M1D1 बटा T1 बराबर क्या कर दीजिएगा, M2D2 बटा क्या कर दीजिएगा, T2। ये सवाल है, एक काम 30 मजदूर 16 दिन व 8 घंटा में करते हैं, 16 दिन 5 घंटा ऐसे कुछ दे दे, तो आप नीचे क्या कर दीजिएगा, भाग T1 से कर दीजिएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि चार, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसी क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने बताया है कि सबसे पहले इसको अवरोही या आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या, आरोही क्रम में लिख लेते हैं हम इसको, आरोही क्रम में, चलिए लिख लीजिए। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 4 है, 4 हो गया। उसके बाद 4 के बाद 5 है, 5 लिख दिए। उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद क्या है, 10 है, उसके बाद क्या है, 11 है, उसके बाद क्या है, 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या आ गया, 15 आ गया, क्या आ गया, 15, और 15 के बाद क्या हो गया, 16 हो गया। अब इसको क्या करना है, जब आरोही क्रम में आप रख लिए, तो इसको काउंट कर लीजिए कि पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि फार्मूला बनता है हमारा, माध्यिका बराबर दो होता है, एक सम पद के लिए होता है, एक विषम पद के लिए होता है। तो इसमें पहले आप देख लीजिए कि सम पद बन रहा है, विषम पद बन रहा है, n बराबर क्या हो रहा है, ये देख लीजिए, काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n बराबर 9, 9 क्या है, विषम है, विषम। तो विषम पद के लिए माध्यिका का सूत्र होता है, विषम पद के लिए माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या होगा, n+1 बाई कितना, 2। n की वैल्यू कितनी है, 9, ये वहां पद होता है, वहां पद, तो 9, n की वैल्यू 9 और +1 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो 9 1 10, कितना आ गया, 10 के बटा 2, 2 पंचे 10 बराबर कितना है, पांचवा पद, पांचवा पद, कितना आ गया, पांचवा पद। अब इसमें खोजिए, जो आरोही क्रम रखें, पांचवें पद पे कौन सी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें पद पे कौन सी संख्या है, 10 है, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, पांचवें पद पे कौन सी संख्या है, 10 है, 10। तो माध्यिका बराबर कितनी हो जाएगी, मीडियन बराबर, मीडियन इक्वल टू 10 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। चलिए, 2015 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। फिर कह रहा है, 8वें चित्र में रेखा, कह रहा है चित्र में रेखा ए एक्स, रेखा ए एक्स कहाँ है, ये वाली, ये बड़ी वाली लाइन, ये वाली ए एक्स, ए एक्स, कोण एल ए सी, कोण एल है, सॉरी, कोण एल नहीं है, कोण सी ए बी,
कोड CAB, यानी कौन कोड, ये वाली कोड पूरा CAB, और कोड BDC, BDC, इस वाले कोड को, ये वाले कोड को सम द्विभाजित, यानी सम द्विभाजित का मतलब दो भागों में विभाजित करती है। ये जो रेखा AX है ना, रेखा AX वाली कोड CAB और कोड BDC को दो भागों में विभाजित कर रही है, बिल्कुल कर रही है, देखिए आदिप काट नहीं रही है, दो भागों में इसको विभाजित कर दे रही है। तो कह रहा है उन तीन तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC। क्या सिद्ध करे, क्या प्रूफ करे, प्रूफ ये करे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC। तो देखिए सर्वांगसम का जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है, कई होता है कि कोण भुजा कोण अगर बराबर है तो भी सर्वांग होगा, और भुजा 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 तीनों भुजाएं बराबर है तब भी सर्वांग सम होगा, भुजा कोण भुजा बराबर है तब भी सर्वांग सम होगा, और कोण कोण भुजा बराबर है तब भी सर्वांग सम होगा। तो ये है, यानी अगर कोण भुजा और कोण बराबर है तब भी सर्वांग सम होगा, और भुजा कोण भुजा बराबर है तब भी, और भुजा 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 बराबर है तब भी क्या होंगे, सर्वांग समय, भू को भू, भू को भू को, भू को को भुजा कोण कोण, और भू भू भू, यानी भुजा भुजा भुजा, अगर ये सब बराबर है तो वो सर्वांशम को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। पहली चीज तो ये दोनों भागों को डिवाइड कर दिया है, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, दोनों क्या हो गए, क्या हो गए, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक चीज तो ये होगा दोनों के लिए, इस वाले त्रिभुज की बात करें हम, अगर इसमें दो त्रिभुज बना, एक ऊपर और एक ये नीचे, इन दोनों के लिए आधार क्या होगा, एक ही होगा, हाँ होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि AD तो बराबर है दोनों के लिए, AD बराबर AD, AD बराबर AD, ये हो जाएगा, यानी जो AD है ये AD दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए भी AD वही काम करेगा और इस त्रिभुज के लिए भी AD वही काम करेगा, ठीक है। और अगर हम कोण CAD की बात करें, CAD की बात करें, देखिए कोण CAD बराबर बात करें कोण BAD, ये की बात करें, भैया अगर आपकी ये त्रिभुज बराबर है, ये त्रिभुज बराबर है और दोनों को समविभाजित कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कोण CAD ये वाला बराबर होगा, ये वाला कोण बराबर होगा, और BDA ये वाला भी कोण बराबर होगा, यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो हम क्या दिखा देंगे, कोण बी बी BDA ये बराबर होगा, ठीक है। और कोड कौन सा बराबर होगा, एक तो ये हो गया, और आपको कोड एक और दिख रहा है, कोड CDA, ये कोड CDA ये बराबर दिख रहा है इस वाले कोड के, कोड एंगल ए वाले के लिए बराबर कोड क्या हो जाएगा, कोड बी BDA ये वाला देखिए कोड CAD जो है, ये कोड किसके बराबर होगा, BAD के बराबर होगा, यानी ये वाला कोड इसके बराबर होगा, BAD, यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, BAD ये वाला, और ये वाला BDA के बराबर होगा। और एक, तो जब ये दोनों कोण कोण और एक भुजा, देखिए एक भुजा, ये भुजा है और क्या है, ये कोण है, और ये भी क्या है, कोण है। अगर भुजा कोण कोण बराबर है तो क्या होगा त्रिभुज, देखिए ये वाला ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, भू को अगर एक भुजा और दो कोण आपस में बराबर है तो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। तो हम दिखाएंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC, ठीक है, इसी से हम इसको क्या कर देंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे, ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, अब आप प्रश्न 8 तक देख लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे से प्रश्न और करा देंगे।
क्योंकि बड़ी ये जो भी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। आप 8 प्रश्न तक इसमें देख लीजिए, अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और देखने के बाद लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिए, कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।